बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे बेस्ट एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी, तो जिसमें हमने डी फार्म सेकेंड ईयर में हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देखे थे। तो आज हम यहाँ पे ऑटोकॉइड्स, जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ऑटोकॉइड्स, कीमोथेरेपेटिक एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट्स, इनसे किस तरह के एमसीक्यूज आपके बनते हैं, किस तरह के एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं एग्जैक्ट एग्जाम में, आपके फाइनल सेशनल एग्जाम्स में, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ना ही सिर्फ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बल्कि क्वेश्चंस तो हम हर जगह से देख सकते हैं, लेकिन आंसर और वो भी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशंस और कंप्लीट आंसर्स के साथ हम देखेंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं इन टॉपिक से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स भी हैं और इनके एमसीक्यूज भी हैं। हर साल आपको फाइनल एग्जाम में इन टॉपिक से 2, 3, 4, 5 एमसीक्यूज आपको देखने के लिए मिलते ही हैं, क्योंकि ये आपके 3 टॉपिक्स हैं और तीनों टॉपिक्स काफी लेंथी हैं। तो यहाँ पे हर एक टॉपिक से 2-2 अगर एमसीक्यू बन रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकता है बड़े ही आसानी से। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे अनदर प्लेटफॉर्म से भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो बिना देरी के सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। व्हिच हिस्टामिन रिसेप्टर प्रोड्यूसेस इफेक्ट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। अब यहाँ पे हिस्टामिन रिसेप्टर, सबसे पहले आपका मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, इन बच्चों को भी थोड़ा सा बेसिक नहीं पता है कि मैम ये हिस्टामिन क्या होता है और ये रिसेप्टर क्या होता है। देखिए, जिन्होंने थ्योरी पढ़ ली बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनके लिए, ताकि आगे के एमसीक्यूज अच्छे से हो जाए। तो हिस्टामिन यहाँ पे जो कि रिलीज होता है और जिनके रिलीज से बहुत ही बड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है, जैसे कि एलर्जी शुरू हो जाती है, जैसे कि हेडेक शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, और रिसेप्टर, अब कोई दवा है और सीधा यहाँ पे हिस्टामिन के रिलीज को रोक रही है, उसके रिलीज को रोक रही है, तो रोकने से क्या काम नहीं होगा, ना एलर्जी होगी, ना यहाँ पे हेडेक होगा, ना इन्फेक्शन होगा। तो हिस्टामिन रिसेप्टर्स पे सीधा वो ड्रग्स आके बाइंड करती हैं जो कि इसके रिलीज को इनहिबिट करती हैं, मतलब कि रोकती हैं। तो जिससे जो ये एलर्जी कर रहा है, जो ये इन्फेक्शन कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी नहीं होती है। तो अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, थोड़ा सा समझ लिया हमने इसको। तो विच हिस्टामिन रिसेप्टर प्रोड्यूसेस इफेक्ट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। अब यहाँ पे कौन से हिस्टामिन्स हैं जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, मतलब कि आपके जीआईटी, आपके स्टमक वाले, मतलब आपके जो रास्ते हैं उन रास्तों पे काम करता है, इफेक्ट शो करता है। H1 रिसेप्टर, H2, H3 या फिर H4। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर हिस्टामिन H2 रिसेप्टर जिसको कहा जाता है, जो कि यहाँ पे आपके गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसमें? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था हाईली सेडेटिव H1 एंटागोनिस्ट इज। अब आप जानते हैं सेडेटिव यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपके यहाँ पे आपको सबसे पहले रिलीफ देते हैं पेन से, क्लियर, साथ ही साथ आपको काम फील कराते हैं, मतलब आप ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान हैं, हड़बड़ी में हैं, दर्द हो रहा है, काम नहीं हो रहा, तो आपको काम करता है, थोड़ी थोड़ी आपको नींद आने लगती है, आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, दर्द होता है, तो सेडेटिव वो वाले ड्रग है। अब इसमें से जो आपके सामने ऑप्शन से कौन सी बहुत ज्यादा हाईली सेडेटिव है? क्लेमेस्टिन या फिर फेनेरामाइन या फिर डायफेनहाइड्रामाइन या फिर फेक्सोफेनाडीन, इसमें से कौन सी वो ड्रग है जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली सेडेटिव H1 एंटागोनिस्ट है? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो डायफेनहाइड्रामाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। हाईली सेडेटिव कौन कौन सी होती हैं? डायफेनहाइड्रामाइन, डायमेनहाइड्रामाइन या फिर प्रोमेथाजिन या फिर हाइड्रोक्सीजिन, ये वो ड्रग्स हैं जो कि हाईली सेडेटिव एंटागोनिस्ट हैं, जो कि यहाँ पे आपके हेडेक, जो बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा आप यहाँ पे घबराए हुए हैं, शांत नहीं हो रहे हैं, हड़बड़ी हो रही है, तो ये तब काम आती है। लेकिन इसको ऐसा नहीं आपने पढ़ लिया और ले लिया, नहीं, इसको कंडीशन डिपेंडेंट ली जाती है, वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको। इजिली ये ऐसे ही ओवर द काउंटर आपको ये नहीं मिलेगी, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन इज। अब हिस्टामिन मैंने आपको बताया ना कि जो यहाँ पे एलर्जी कॉज करता है, जिसके ज्यादा रिलीज होने से आपको दिक्कत शुरू हो सकती है, जैसे स्किन पे रैशेस, स्किन पे पैचेस, पिंपल्स, रिंगवॉर्म्स, है ना, ये सारी यहाँ पे कब होती है? जब आपका हिस्टामिन ज्यादा रिलीज होने लगता है।
तो एंटी हिस्टामिन मतलब कि अब वो उसके एंटी काम करेगा, वो गंदा काम कर रहा है तो उसके उस गंदे काम को रोकेगा। तो रोकने के लिए यहाँ पे एंटी हिस्टामिन हैं। अब यहाँ पे आपके सामने कौन सी, वो भी सेकेंड जनरेशन की, कौन सी वो ड्रग है जो कि एंटी हिस्टामिन काम कर रही है? यहाँ पे सिनारेजिन या फिर ट्रिपोलिडीन या फिर हाइड्रोक्सीजिन या फिर सेट्रिजिन। सबसे ज्यादा कॉमन जो आप इंफेक्शंस में लेते हैं, एलर्जी में लेते हैं, तो यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे सेट्रिजिन। सेट्रिजिन आपकी सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन ड्रग है। अब यहाँ पे आपके सामने सभी सेकेंड जनरेशन की, मतलब आपके सामने मैं क्यों ये रख रही हूँ, ताकि एमसीक्यूज हैं, आपको ये बदल देंगे, आपको सेट्रिजिन की जगह पे फेक्सोफेनाडिन भी दे सकते थे, इसलिए आपको सेकेंड जनरेशन की सारी ड्रग्स याद रहे। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। फेक्सोफेनाडिन, लोरेटिडीन या फिर डेफ्लोलोरेटिडीन या फिर सेट्रिजिन, मिजोलेस्टिन और एबास्टिन, ये सारी ही आपकी सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स हैं, किसकी? एंटीहिस्टामिन की, जो कि आपकी यहाँ पे एलर्जी में, आपको भी पता होगा इन्फेक्शंस में जब भी आपको कोल्ड और कफ होता है, आपके गले में बहुत ज्यादा पेन होता है, इरिटेशन होता है, आप फटाक से सेट्रिजिन या फिर मॉन्टेलुकास्ट एलसी लेवोसाइट्रिजिन आप ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? एलर्जी है इसलिए ले रहे हैं, दिक्कत है। तो आप यही देखिए, सेट्रिजिन बहुत कॉमन है, आपने ली होगी कभी ना कभी अपनी लाइफ में, किसी को ना किसी को दी होगी लेने के लिए। तो सेट्रिजिन यहाँ पे हिस्टामिन के रिलीज को रोकता है, इसलिए ये एंटी हिस्टामिन की तरह काम करता है, जो कि इंफेक्शंस में काम करता है। आपके यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी काम करता है, मतलब कि अगर आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको खांसी हो रही है, कफ हो रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, गले में दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, तब भी लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे मेथोट्रेक्सेट इज बैंड एज इट्स कॉज। अब यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं वो बैंड हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो कुछ साइड इफेक्ट शो करने लगती हैं, वो भी ऐसे जो कि बहुत ही ज्यादा सीवियर होते हैं। तो उसी में एक हमारी थी मैथिसर्जिट्स। मैथिसर्जिट्स क्यों बैंड की गई, क्या वो इफेक्ट शो करती? तो यहाँ पे या तो फिर पल्मोनरी फाइब्रोसिस या फिर प्लूरल एफ्यूजन या फिर सैनोकॉप या फिर मायोकार्डिटिस, ये सारी ही यहाँ पे सीवियर डिजीज हैं। अब इसमें से कौन सी वो है जो कि मैथिसर्जिट की वजह से हो रही थी? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस यहाँ पे आपके सामने जो दिया गया है मैथिसर्जिट, देख सकते हैं ये यहाँ पे आपके रेट्रोपैरेटनॉल, और साथ ही ये रेट्रोपैरेटनॉल और फाइब्रोसिस इन प्रॉब्लम्स को भी कॉज करती थी। प्लूरल और आपके हार्ट वेव्स, इनमें भी ये प्रॉब्लम कॉज करती थी, आपके यहाँ पे हार्ट से जुड़ी दिक्कतें भी शुरू कर देती थी। ब्रेडिकार्डिया, आपके यहाँ पे हार्ट रेट को स्लो करना, बढ़ाना, ये इन सारी, मतलब ये सारी ही सीवियर प्रॉब्लम्स है जिनसे इंसान की डेथ भी हो सकती थी। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स ये ड्रग देती थी, इसलिए इसको बैन किया गया। नेक्स्ट आपका आता है विच प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प इन सर्वाइकल राइपनिंग। अब यहाँ पे सर्वाइकल राइपनिंग ये कब होता है? सर्विक्स का यहाँ पे डायलेशन कब? जब यहाँ पे लेबर पेन स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये होता है। अब इसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी प्रोस्टाग्लैंडिन है जो कि हेल्प करती है सर्विक्स को डायलेट करने के लिए? PGI2, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन I2, पीजी का प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है। PGE2 या फिर PGF2 या फिर PGD2, कौन सी इसमें से वो प्रोस्टाग्लैंडिन है जो कि मदद करती है सर्वाइकल रैपनिंग में? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे PGE2। PGE2 मैंने आपको बताया सर्वाइकल रैपनिंग CR, जो कि यहाँ पे कब दिया जाता है? जब एक लेबर पेन शुरू होता है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस ये हमारी PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा 2 दिया जाता है यहाँ पे आपको, इसको बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रंस। अब यहाँ पे कौन सी वो ड्रग है, कौन सी वो एंटीबायोटिक है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड शो करती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन शो करती है बच्चों में? फ्लोरोक्विनोलॉन्स या फिर क्लोरामफेनिकॉल या फिर हमारे यहाँ पे मैक्रोलेट्स या फिर बीटा लैक्टेंस, कौन सी वो ड्रग है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन शो करती है? जिसका करेक्ट आंसर है फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो कि आपके चिल्ड्रंस में, ना ही सिर्फ चिल्ड्रंस में बल्कि अडल्ट में भी ये यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन शो करती है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी,
बच्चे जब एग्जाम आने लगते हैं, शुरू से पढ़ते नहीं हैं आप, जब एग्जाम आने लगते हैं बस 4 ही दिन बचे होते हैं और हमको कुछ मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो कि मान लीजिए क्वेश्चन पेपर ही मिल गया, उसको पढ़ लिया तो कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, कहीं से क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आंसर नहीं मिलते, आंसर मिल जाते हैं तो लैंग्वेज का बड़ा इश्यू हो जाता है। तो डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए आपकी इतनी प्रॉब्लम है और इतनी प्रॉब्लम का बस एक ही सोल्यूशन है, ये पढ़ लेंगे तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए मॉडल पेपर और द बेस्ट पार्ट इज बाय लैंग्वेज, बायलिंगुअल लैंग्वेज, मतलब आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। मतलब ये टेंशन तो खत्म कि लॉन्ग आंसर कैसे लिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कैसे लिख पाएंगे, आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, दोनों तरीका आपको बताया गया है। किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, ना ही सिर्फ क्वेश्चंस, आंसर भी मिलेंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे और क्या है इसका करेक्ट आंसर। सारी चीजें आपको दोनों ही लैंग्वेज में दी गई है, पूरे आपके पेपर के पैटर्न में, जो आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न आता है पूरा उसी पैटर्न में आपको शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट सभी क्वेश्चंस, सभी आंसर्स, आपको किस तरह से आप अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाएंगे, हर एक तरीका बताया गया है। ये आपके हार्ड कॉपी बुक्स में सीधा आपके घर तक जाएंगे। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से, वहां से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर लिंक नहीं मिल पा रहा है तो ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर से आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डीपी इंडिया टाइप करके सेंड कर सकते हैं, वहां से भी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी दोनों ही मोड से मिल जाएगी। चलिए तो जल्दी से फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, बैक्टीरियोसाइडल इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर। अब यहाँ पे आपकी बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक्स, आपको दोनों में ही पता होगा क्या डिफरेंस है। बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक्स, ये आपके यहाँ पे थ्योरी में भी, थ्योरी के लिए भी ये दोनों ही वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके दो टर्म्स है, एक स्टेटिक और एक साइडल। अब यहाँ पे साइडल इनहिबिटर कौन सी वो ड्रग है जो कि बैक्टीरियोसाइडल में काम आती है? टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलिड्स या फिर लुनोसेमाइड्स, कौन सी वो ड्रग है जो कि बैक्टीरियोसाइडल में काम आती है? बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोसाइडल। एक आपकी ग्रोथ को रोकता है और एक आपकी ग्रोथ को, किसकी ग्रोथ को? बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करता है। तो इसमें से कौन सी है जो कि बैक्टीरियोसाइडल है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स यहाँ पे बैक्टीरियोसाइडल इनहिबिटर हैं जो कि यहाँ पे सिंथेसिस करती है किसका? अमीनोग्लाइकोसाइड्स का, स्ट्रेप्टोग्रेनिन्स का और पेनिसिलिन का, देखिए अब स्पेलोफोरिन का और वेनोकोमाइसिन का। अब देखिए यहाँ पे आपकी एक नहीं 4 ड्रग्स मैंने आपको बता दिया ताकि एमसीक्यूज अगर चेंज होंगे तो आपको डाउट नहीं होगा, ये भी याद रहेंगी, ये ड्रग्स भी आपको साथ ही में याद रहेंगी। नेक्स्ट आपका आता है ग्रे बेबी सिंड्रोम अकर्स विद द कॉज बाय। अब यहाँ पे ग्रे बेबी सिंड्रोम है, एक तरह का सिंड्रोम है जो कि किससे अकर्ड होता है, किससे कॉज्ड होता है? यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके यहाँ पे, क्लोरोप्रोमाजीन या फिर क्लोरोफेनिकॉल या फिर फेनेटोइन या फिर जेंटामाइसिन, इनमें से किससे यहाँ पे ग्रे बेबी सिंड्रोम जो कि कॉज्ड होता है? यहाँ पे जो इसका कंप्लीट आंसर है वो है यहाँ पे क्लोरोफेनिकॉल। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो कि ये एक एडवर्स रिएक्शन है किसका? क्लोरोफेनिकॉल का। क्लोरोफेनिकॉल अगर हम यहाँ पे ज्यादा मात्रा में या फिर यहाँ पे ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं या फिर कोई कोई ये ऐसे किसी किसी बॉडी पे ये यहाँ पे एक तरह का एडवर्स रिएक्ट शो करती है, मतलब कि यहाँ पे ये अनवांटेड इफेक्ट शो कर रही है, अनचाहा इफेक्ट। वो कौन सा है? ग्रे बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट आपका आता है रेड मैन सिंड्रोम अकर्स विद। अब यहाँ पे कुछ दवाइयां हैं और ये हमारे कुछ डिसऑर्डर्स हैं, तो इनसे भी यहाँ पे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, पॉसिबल एमसीक्यूज। अब इसमें से कौन सी वो ड्रग है, कौन सी वो मेडिसिन है जिससे यहाँ पे रेड मैन सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम अकर हो सकती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है क्लिंडामाइसिन, टियोकोफ्लेन या फिर वैंकोमाइसिन या फिर पॉलीमैक्सिन, कौन सी वो ड्रग है जो कि रेड बेबी सिंड्रोम के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर है वेंकोमाइसिन। वेंकोमाइसिन रेड मैन, हमारा रेड मैन सिंड्रोम जो कि एक एडवर्स इफेक्ट है, ये सभी हमारे क्या है? एडवर्स इफेक्ट है। किसी ड्रग को लेने के बाद उसके तुरंत नहीं, हो सकता है 2-4 दिन में या फिर 1-2 घंटे बाद या फिर 24 घंटे बाद आपको ये साइड इफेक्ट, ये एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को
मिल सकते हैं। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन है जो कि यहाँ पे आपकी फ्लशिंग और एर्थमा इससे आपकी होती हैं। और जो यहाँ पे कौन सी मेडिकेशन को खाने से, यहाँ पे आपकी पर्टिकुलरली वैनकोमाइसिन के खाने से ये डिसऑर्डर आपको हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इन लेप्रोसी। लेप्रोसी वाली प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको फिट्स भी पड़ते हैं, तो लेप्रोसी मतलब आपको दौरे भी पड़ते हैं। तो यहाँ पे लेप्रोसी वाली प्रॉब्लम में कौन सी सबसे कॉमन ड्रग है, कौन सी सबसे कॉमन दवा है जो कि यहाँ पे डॉक्टर द्वारा दी जाती है? टैप्सोन, क्लोफाजिमाइन या फिर एथियोनामाइड या फिर ओफ्लॉक्सासिन। तो जो यहाँ पे सबसे कॉमन ड्रग है वो है हमारी डैप्सोन। यहाँ पे WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसका जो यहाँ पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन जो कि पाया गया है यहाँ पे रिफैप्सिन, डैप्सोन या फिर क्लोफाजिमाइन, इन सारी ड्रग्स का यूज लेप्रोसी पेशेंट के लिए किया जाएगा। ये सारी ड्रग्स आपको दी गई। ऑप्शंस में अगर आप चेंज हो सकते थे तो आपका यहाँ पे रिफैप्सिन भी आ सकता था, डैप्सोन था ही, और क्लोफाजिमाइन ये भी आपसे पूछा जा सकता था। नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट्स, सबसे पहला आपका क्वेश्चन उठता है मन में कि मैम ये बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या है? तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि आपके बैक्टीरिया, आपके वायरस, आपके यहाँ के फंजाई, है ना, तो ये सब क्या है? आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। इनकी वजह से आपके यहाँ पे एलर्जी, इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो कि आपके यहाँ पे एक तरह के स्टमक से जुड़ी दिक्कतें कॉज कर सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी को वीक कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज जिसको कहते हैं, मतलब कि आपकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए डिजीज से लड़ने के लिए। किन की वजह से? ये सीधा आपकी क्या करेंगे? इम्यूनिटी पे अटैक करते हैं। पहले आपकी इम्यूनिटी को तोड़ेंगे ताकि वो आपकी बॉडी को बचा ही ना सके। तो यहाँ पे ये इन डिजीज में इनमें से कौन सी वो ड्रग है जो कि काम आती है ऑटो इम्यून डिजीज में? एंटीबायोटिक काम आती है क्या, या फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी काम आती है, या फिर यहाँ पर डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स काम आती है, या फिर बायोलॉजिक्स ड्रग्स काम आती हैं? कौन सी वो ड्रग है जो कि आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स को यहाँ पे उनकी ग्रोथ को रोकेगी, उनकी ग्रोथ को किल करेगी? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स ही बायोलॉजिकल एजेंट्स को यहाँ पे रोकती हैं आपकी इम्यूनिटी को वीक करने से। नेक्स्ट आपका आता है बायोलॉजिकल एजेंट्स टारगेटिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। अब यहाँ पे ट्यूमर नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब यहाँ पे हो जाता है एक तरह से पस। ट्यूमर था तब ठीक था, लेकिन अब उसी में पस भी होने लगता है तो उसको एडवांस स्टेज कहा गया है। तो इसलिए ट्यूमर नेक्रोसिस आपका अल्फा, जिसको TNF अल्फा भी कहा गया है, जिसमें यहाँ पे यूज होता है आपकी कौन सी कंडीशंस में? अस्थमा टाइप 2, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या फिर इंफ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर्स डिजीज। इनमें से कौन सी प्रॉब्लम में इसकी ड्रग्स यूज होती हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अब यहाँ पे जब आपके बाउल्स, जो आपका रेक्टम है, आपका बाउल है, GI ट्रैक्ट, उनमें कहीं सूजन आ जाता है, तब ये ड्रग्स इस कंडीशन में भी काम करती हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी वाला सवाल जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि मैम पढ़े कहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर करें, कहाँ से नोट्स बनाएं? तो डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए है मास्टर नोट सेट ऑफ 6 मॉड्यूल्स। हर एक मॉड्यूल, हर एक बुक में, जो कि आपकी हार्ड कॉपी बुक सीधा आपके घर तक जाएगी, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स लाइन टू लाइन क्लियर है, वर्ड टू वर्ड है। अगर एक लाइन आप पढ़ते हैं तो दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको एक ही बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, लिंक सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से भी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, या फिर DP इंडिया मैसेज करके आप टाइप सेंड भी कर सकते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी वहां से भी मिल जाएगी। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोक्लोनल antibodies used as a biological agent for the treatment of certain type of cancer। अब यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है, कौन सा वो क्लोनल मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक है जो कि यहाँ पे एक तरह का बायोलॉजिकल एजेंट है और कैंसर वाली प्रॉब्लम में काम आती है? रिटॉक्सिमैब, या फिर ट्रास्टुजुमैब, या फिर इन्फ्लुमिक्सिमैब, या फिर एडलिमुव।
कौन सी वो ड्रग है जो कि इस प्रॉब्लम्स में काम आती है, कैंसर में ट्रीट की जाती है बायोलॉजिकल एजेंट्स की तरह। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा यहाँ पे ट्रास्टुजुमेट। ट्रास्टुजुमेट्स यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो कि यहाँ पे आपकी कैंसर, वो भी कौन से कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में यूजफुल पाई गई है, ब्रेस्ट कैंसर में इफेक्टिव पाई गई है ये ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन कैंसर सेल ब्लॉक देयर ग्रोथ। अब यहाँ पे आप जानते हैं कैंसर सेल्स क्या हैं, जो कि यहाँ पे अनवांटेड सेल ग्रोथ। अब यहाँ पे देखिए, एक जो नॉर्मल सेल होती है वो बढ़ती है, बढ़ते 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 जब उसकी जब वो यहाँ पे दूसरे सेल की कांटेक्ट में आती है तब वो अपनी ग्रोथ को रोक देती है। ये तो एक नॉर्मल सेल होती है, लेकिन जो यहाँ पे कैंसर सेल होती है वो बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, जैसे ही वो दूसरे सेल की कांटेक्ट में आती है तब भी वो अपनी ग्रोथ को नहीं रोकती है, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो ये क्या है यहाँ पे अनवांटेड सेल ग्रोथ, इसी को यहाँ पे रोकती है। कौन सी वो ड्रग है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट या फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स या फिर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर या फिर एंटी एंजियोजेनिक एजेंट्स। कौन सी वो ड्रग है जो कि यहाँ पे ग्रोथ को, किसकी ग्रोथ को, कैंसर सेल्स। ये देखिए ऐसे बनना है, ये आपकी नॉर्मल सेल है ना, ये नॉर्मल सेल और ये है आपकी कैंसर सेल। तो इसी को रोकना है, इसकी जो ये अनवांटेड ग्रोथ है इसी को रोकने के लिए यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर है ट्रायोसिन काइनेज इनहिबिटर। यही यहाँ पे अनवांटेड सेल की ग्रोथ को, जो सेल का डिवीजन हो रहा है वो भी कैंसर वाली सेल्स का, उसको रोकती है। नेक्स्ट आपका आता है बायोलॉजिकल एजेंट्स कॉल इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कि यहाँ पे चेक पॉइंट इनहिबिटर्स किसके ट्रीटमेंट से, HIV एड्स या फिर अल्जाइमर डिजीज या फिर पार्किंसंस डिजीज तरह का कैंसर है ये, या फिर कैंसर में किसमें काम आती हैं। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि चेक पॉइंट इनहिबिटर जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है आपकी यहाँ पे एक तरह की कैंसर्स में और साथ ही साथ यहाँ पे और भी सारी मेलानोमा की डिजीज में। तो इसलिए यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर है वो है कैंसर। यहाँ पे हमने देखे थे कि किस तरह के आपके तीनों टॉपिक से एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। देखा जाए तो टॉपिक्स आपके यहाँ पे इजी ही थे, बायोलॉजिकल एजेंट से इजी क्वेश्चन बन रहे थे आपके, ऑटोकॉइस से भी इजी, कीमोथेरेपेटिक एजेंट। अगर इनकी थ्योरी आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपके ये एमसीक्यूज को समझना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये थे हमारे बेस्ट एमसीक्यूज जो कि यहाँ पे आपके फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट से बन रहे थे। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई यहाँ पे आपको क्वेरी है आपके मॉडल पेपर से रिलेटेड, आपके नोट्स से रिलेटेड, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, वर्क हार्ड, जय हिंद।